अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, वो लोग जो कहते थे कि निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर कौम को एक सरप्राइज़ मिलेगा, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल साबित कर दिया और ऐसा सरप्राइज़ ही हमारे सामने आया है, क्योंकि आज जो निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर जो नाम सामने आया और जिस पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसको एक्सेप्ट भी किया गया कंसेंसस के साथ, वो अनवारुल हक काकड़ साहब। और जो इत्तलात हमें मिल रही थी, एक दो दिन पहले से इत्तलात कुछ ऐसी मिल ज़रूर रही थी कि या उनके हल्क़े अहबाब में ये बात हो रही थी कि शायद अनवारुल हक काकड़ साहब या तो बलूचिस्तान की CM शिप के लिए उनको कंसीडर किया जाएगा या फिर प्रॉबली उनको फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अब ये शायद किसी के वहमो गुमान में नहीं हो या नहीं था कि उनको केयर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी उनको नामजद किया जा सकता है। और ना सिर्फ नामजद, उनका नाम राजा साहब ने पेश किया और उसको मनोअन शहबाज शरीफ साहब ने तस्लीम कर लिया। अब जो ये मनोअन तस्लीम करने का जो मामला है, क्योंकि उनका ताल्लुक बाप पार्टी से है अनवारुल हक काकड़ साहब का, तो इस पे ज़रा लोगों को थोड़े से शकूक व शुबहात है कि मनोअन तस्लीम कर लिया, अपने नाम भी पीछे कर दिए, दीगर इत्तेहादियों के नाम भी पीछे कर दिए और बाप पार्टी के जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका नाम तस्लीम कर लिया। लेकिन बहरहाल मुबारक हो अनवारुल हक काकड़ साहब को। और अच्छी बात यह है, बेशक वो बाप पार्टी के हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि गैर मुतनाज़ शख्सियत है, उनके साथ कोई ऐसा बैगेज नहीं है, तमाम ही हल्कों में उनकी कबूलियत है। और चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे इत्तेहादी जमातें हो, चाहे इवन जर्नलिस्ट कम्युनिटी हो, चाहे जो भी हो, हर जगह से उनके लिए एक अच्छी बात ही और एक अच्छे कॉमेंट्री सामने आ रहे हैं कि वो एक बेहतरीन इंतखाब है। तो राजा रियाज साहब आज क्या कह रहे थे, जरा उनका एक छोटा सा क्लिप है, वो सुनते हैं। वो फैसला ये हुआ है कि बाकी 5 नाम जो हैं वो हम किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है, लेकिन ये नाम मैंने दिया था और वज़ीर आज़म साहब ने इस नाम पे इत्तफाक किया है। राजा रियाज साहब जब ये कहते हैं ना कि ये नाम मैंने दिया था, तो फिर यहाँ पे भी थोड़े से शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। बट एनीवेज, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने PM हाउस में एक फेयरवेल मीटिंग रखी, उसमें एंकर्स को, जर्नलिस्ट को बुलाया और वहाँ पर ये बात तो सामने आ गई थी, डेफिनेटली नाम तो उन्होंने नहीं जाहिर करना था, लेकिन ये बात कन्फर्म हो गई थी कि आज इत्तेफाक़ राय हो जाएगा और ये मामला पार्लिमानी कमेटी या किसी और कमेटी की तरफ नहीं जाएगा या फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर नहीं जाएगा। तो अब जो इत्तलात है उसके मुताबिक जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, 14 अगस्त को यानी यौम आज़ादी वाले दिन बाप पार्टी के जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो हलफ उठाएंगे और उसके बाद वज़ीर आज़म जो अभी तक वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो रुखसत होंगे। बहुत सारी ऐसी बातें, सियासी बातें जो आगे चल के हमें आज के प्रोग्राम में जाननी है, उसमें हम बात करेंगे। जो हमारे साथ रहनुमा है मौजूद पैनल, आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर, और सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब हैं जो कि PTI से उनका ताल्लुक़ है। इसी तरह से हमारे साथ जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया उनके टाइम का। मैं कोई क्वेश्चन जो आज के प्रोग्राम में हमें उठाने हैं वो अपने नाज़रीन के और पैनलिस्ट के सामने रख देती हूँ, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सवाल नंबर 1, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म मुक़र्रर, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तेफाक, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की तकर्री कितना दुरुस्त फैसला। सवाल नंबर 2, अनवारुल हक काकड़ का नाम पीपल्स पार्टी और नून लीग की चॉइस नहीं, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल, अगर वाकई ऐसा था तो फिर शहबाज शरीफ ने तजवीज़ क्यों मानी। सवाल नंबर 3, आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे या नहीं, सियासी जमातों में भी तशवीश दिन ब दिन बढ़ने लगी, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ये तासुर कैसे ज़ायल करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, आपसे मैं इस बात का आगाज़ करती हूँ। अगर के इत्तेहादी जमातों ने अपने अपने नाम दिए थे, पीपल्स पार्टी ने अपने नाम दिए थे, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मुशावरत भी सबसे की थी, सबसे उनकी पार्टी से नाम भी लिए थे और उसके बाद पहला नाम दिया उन्होंने अनवारुल हक काकड़ का और शहबाज शरीफ साहब ने बगैर किसी चूँ चरा के उसको एक्सेप्ट कर लिया। ऐसी क्या कोई मजबूरी थी, कोई क्या था ऐसा? देखिए, एक तो जितने भी नाम दिए गए थे ना, एक तो वो सारे किसी न किसी हवाले से वो मुतनाज़ा थे या बहुत ही डीप एफिलिएशन थी मुख्तलिफ जमातों के साथ, या कुछ इतराज़ात थे हमारे जो इत्तेहादी हैं और एलाइज हैं। तो ये सियासी फैसले जब करने पड़ते हैं तो उसमें बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है। कोई मजबूरी नहीं थी, कोई इस तरह की बात नहीं थी। यही था कि ऐसा बंदा सामने लाया जाए जो मुतनाज़ा ना हो, जिसपे सबका
लीडर ऑफ अपोजिशन और गवर्नमेंट का उसमें कंसेंसस हो ताकि ये आईनी जिम्मेदारी पूरी की जा। नहीं, नाम तो जलील अब्बास जिलानी साहब का भी आ रहा था, वो मुतनाज़ है, वो तो कोई सियासी शख्सियत नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर जिलानी साहब को हम अगर मानते हैं, शायद हमारे कोई इत्तेहादी 2-3 और लोग हैं शायद वो ना मानते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो कमरे के अंदर की हैं, मुशावरत की हैं, उन पे हम वो। अच्छा, तो फिर आपने सोचा इससे पहले कि इत्तेहादियों में फूट पड़े तो जो अपोजिशन लीडर नाम रिकमेंड कर रहे हैं उन्हीं को तस्लीम कर लिया जाए? देखिए, बुनियादी चीज ये है कि या तो कंसेंसस होना चाहिए या सबको इत्मीनान में लेके ऐसा फैसला करना चाहिए कि सबको एतराज ना हो। बिल्कुल ठीक है, और ये कर लिया, ओके, गुड है। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सैफुल्लाह अब्रो साहब, ये बात जो कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब कि वो नून लीग की चॉइस भी नहीं है, पीपल्स पार्टी की चॉइस भी नहीं है, तो ये बात तो हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि उनकी चॉइस नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं हमारी नहीं है। मगर ये बेसिकली इस्तेकाक है अपोजिशन लीडर का और अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस का। अब अपोजिशन लीडर ने नाम दिया, सादिक संजरानी साहब का भी नाम दिया, उसके बाद अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम दिया, शहबाज शरीफ साहब को कोई एतराज़ नहीं था, उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया। तो इसमें कोई आपको अभी भी कोई शक व शुबात हैं या इसमें कोई मेरा ख्याल है किसी तनकीद की गुंजाइश तो नहीं बनती? क्या कहते हैं आप? देखिए जी, तनकीद तो की नहीं किसी ने ना, तनकीद की क्या बात है। लाजमी जो पीएम है और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों का इस्तेकाक है, वो ही बना सकते हैं, तो उनको ही मतलब अनाउंस करना था, उन्होंने आज किया। तो वैसे भी सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे कुलीग हैं, उनकी एक मतलब हाउस में उनका किरदार जो है बहुत अच्छा रहा है। हमारी पार्टी को भी लाज़मी उम्मीद है कि वो आगे भी जो उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी कौन सी है, ड्यूटी है जो इलेक्शन हो जाए, विद इन टाइम हो जाए, फ्री एंड फेयर हो, किसी भी पार्टी को जो है वो ज्यादा टारगेट न किया जाए, सबको एक साथ माहौल दिया जाए। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह माहौल सही वो कोशिश भी करेंगे और डिलीवर करने की कोशिश भी करेंगे। बाकी जहाँ तक देखें बात ये तो बहुत अच्छी राजा बात रियाज साहब का, हाँ, राजा रियाज साहब का काम माना गया, वो आपको भी पता है राजा रियाज की कितनी चलती है। तो नून लीग की तो बड़ी कोशिश थी कि हिसाब डाला जाए या इससे ज्यादा क्या चलती कि जो नाम उन्होंने पेश किया सर अबड़ो साहब, इससे ज्यादा तो ये तो आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि राजा रियाज साहब वाकई राजा रियाज साहब है, वाकई राजा हैं। मतलब जो नाम उन्होंने दिया, शहबाज साहब ने मनोन तस्लीम कर दिया, कोई चूचुरा नहीं, तो राजा तो हुए ना सर। वो तो आज ही पता चला अचानक उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। वैसे तो उसने खुद आपको पता है असेंबली में कहा था कि पीएम मुझे पहचानते भी नहीं ना, तो नून लीग उसको नहीं पहचानती, हम क्या करें, शिकायत उसने की थी ना। तो पीटीआई को तो कोई इसमें तकलीफ नहीं है। हमें उम्मीद है कि जो केयरटेकर पीएम हैं काकड़ साहब, इंशाल्लाह वो डिलीवर करने की कोशिश करेंगे और सब पार्टीज के साथ एक ही जो है ना वो मतलब जो बिहेव करेंगे, इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे, हमें उम्मीद है। सर हीरे की कदर तो जोहरी जानता है ना। हाँ, ये तो है। लेकिन हम हीरे की कदर तो जोहरी जानता है ना। नहीं, हमारा कुलीग है, सेनेट में हमारे साथ है। सर तो हीरे कहा पहने उनको, अब जोरी किसको कहेगी जरा जनरल साहब पूछ लेते हैं। जनरल साहब, इसमें कोई शक है कि हीरे की कदर जोहरी जानता है? वो राजा रियाज साहब जिनके अपोजिशन होने पर, लीडर होने पर सब हंसते थे, आज उन्होंने बता दिया कि जी मेरी क्या हैसियत है, मेरा क्या मुकाम है, मैं सिर्फ नाम का राजा रियाज नहीं हूँ, मैं वाकई राजा हूँ। ऐसे ही है क्योंकि कंसेंसस के साथ फौरी तौर पे तस्लीम कर लिया गया नाम उनका। देखिए राजा तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और रियाज भी हैं। हाँ, देखिए, एक तो मैं जाती तौर पे बहुत खुश हूँ काकड़ साहब के, अनवारुल हक साहब के आने पर, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि वेरी वेरी सेंसिबल मैन और वेरी आर्टिकुलेट मैन। एग्जैक्टली, उन्होंने कोई शक नहीं, जब भी बातचीत हुई है, उन्होंने बलूचिस्तान का मुकदमा और पाकिस्तान का मुकदमा, मेरा ख्याल है हमारा शायद कोई फॉरेन मिनिस्टर भी इतना अच्छी तरह पेश नहीं कर सका जिस तरह काकड़ साहब हमेशा पेश करते रहे हैं। इससे मैं समझता हूँ कि इज अ वेरी वेरी गुड चॉइस एज ए पर्सन जो है वहाँ पे। दूसरा बहुत अहम इशू ये जो हमारा इम्पोर्टेंट ये भी है कि बलूचिस्तान जैसे सूबे से जो दूसरी दफा देखिए हमने जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लेके आए हैं यहाँ से, ये अगेन बड़ा अच्छा साइन है कि एक छोटे सूबे को जिससे महरूमियों की बात की जाती है, वहां से दोबारा इनको ये मौका मिला है। हैविंग सेड दैट, राजा रियाज पे इतने बड़े बड़े इल्जाम आप न लगाया करें, ठीक, बड़े अच्छे आदमी हैं और मरजा आदमी है जी, आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने नाम दिया, ये कुछ हो गया वो कुछ हो गया। देखिए ये चीजें तो बहुत पहले से तय हो चुकी। आज उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ नाम के नहीं काम के भी राजा हैं।
जी मैंने तो कहा ना राजा साहब हैं, लेकिन मैंने कहा अपन पे ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ना कि राजा साहब ने नाम दिया फौरन माना गया, ये नाम मेरे ख्याल पहले से फैसले हो चुके हुए थे और मीडिया को एंगेज रखने के लिए। एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि नाम राजा रियाज ने नहीं दिया? नहीं, मैं कह रहा हूँ राजा नाम तो राजा रियाज साहब के मुंह से ही निकला है ना। आप राजा रियाज से कराने के लिए कौन जानता है क्या हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा राजा साहब तुम ये ना दसो, असं मान लेने ताकि चलते हैं आगे से। और ये मेरा ख्याल है इस पार्टी की भी इसमें मंशा शामिल थी, क्योंकि इस पार्टी का असर रसूख बलूचिस्तान में काफी हद तक अगर आप देखिए तो नून लीग से ज्यादा है इसमें। वैसे मैं रायत तफन्नुन में बात कर रहा हूँ, राजा रियाज साहब बहुत अच्छे आदमी भी हैं, बड़े अच्छी अपोजिशन भी की है उन्होंने, और आइंदा से टिकट भी मेरा ख्याल है नून लीग से लेना चाहते हैं। अपोजिशन की एक जनरल साहब ऐसा ना करें, कहाँ अपोजिशन की उन्होंने, किस इशू पे अपोजिशन की मुझे बताएं। बजट तक पे उन्होंने अपोजिशन नहीं की सर। जो भी थे, लेकिन देखिए ना ये कहें कि अपोजिशन लीडर थे, लेकिन ये तो नहीं हर चीज को अपोज करे। कोई अच्छी अपोजिशन भी होती है जो गवर्नमेंट की हर चीज को अप्रूव करती है, वो अच्छा बल्कि गवर्नमेंट से बढ़ के बात करती है। रियाज साहब तो इतना भी कहा उन्होंने कि 10 साल इलेक्शन हो तब भी खैर है। रियाज साहब की बात ठीक है। जनरल साहब एक सेकंड माजरत के साथ, एक सेकंड, सेनेटर सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जो है वो हमारे नामजद अब अनवारुल्लाह काकड़ साहब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उनके बड़े करीबी दोस्त भी हैं, तो ज़रा उनसे ही बात करते हैं। काकड़ साहब तो अवेलेबल नहीं होंगे, तो सेनेटर जो सरफराज बुगटी साहब हैं उनकी राय ज़रा हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुगटी साहब। जी बुगटी साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद हो, डबल मुबारकबाद। एक तो आपके दोस्त नामजद हुए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, दूसरी बड़ी मुबारकबाद ये कि सूबे बलूचिस्तान से हुए, मतलब वो सूबा जो कि एहसास महरूमी होता था और वो बड़ी शिकायतें शिकवे होते थे। अब अब ये वक्त बताएगा कि जो नए चीफ जस्टिस हैं वो भी ताल्लुक़ उनका भी बलूचिस्तान से होगा, जो चेयरमैन सेनेट हैं वो भी बलूचिस्तान से हैं, फिर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं नामजद हुए वो भी बलूचिस्तान से हैं। तो आपको लगता है कि ये बलूचिस्तान का जो एहसास महरूमी है वो इससे कम होगा? देखें, गुजारिश इतनी है कि एहसास महरूमी तो इस तरह के स्टेप से जो फेडरेशन पे बिलीव है वो ज्यादा होगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पेट्रियोटिक पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर वो ख्याल है कि बहुत हद तक मुतमईन होंगे और बहुत हद तक खुश होंगे कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब जैसे आदमी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के होते हुए पहुंचे। अच्छा, ब्रेक ले लेते हो, ब्रेक के बाद दोबारा कोशिश करेंगे। बुगटी साहब है कि जब काकड़ साहब को ये पता चला तो उनका रिएक्शन क्या था, तो मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। सरफराज बुगटी साहब कोशिश करेंगे दोबारा हमारे साथ हो, और ये 8वें निगरान वज़ीर आज़म होंगे। उसके पहले कौन थे ज़रा वो भी हिस्ट्री आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। उससे पहले कि मैं पैनलिस्ट की तरफ जाऊँ, मुख्तसर सी तारीख आपके सामने रखनी है कि पाकिस्तान में अब तक निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे पे कौन कौन फाइज रहा है। पाकिस्तान की तारीख में 1990 से अब तक 7 निगरान हुकूमतें तश्कील पा चुकी हैं। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई 6 अगस्त 1990 को 3 माह के लिए निगरान वज़ीर आज़म मुक़र्रर हुए। बल्क शेख मज़ारी, उन्होंने अप्रैल 1993 से मई 1993 तक 39 दिन बतौर निगरान वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। मोइन कुरैशी 18 जुलाई 1993 को निगरान वज़ीर आज़म बने और 19 अक्टूबर 93 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। मलिक महराज खालिद ने 6 नवंबर 1996 से 17 फरवरी 1997 को बतौर निगरान वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। मोहम्मद मियां सुमरो 16 नवंबर 2007 से 24 मार्च 2008 तक निगरान वज़ीर आज़म रहे। मीर हज़ार खान खोसो का बतौर निगरान वज़ीर आज़म तकर्रुर 25 मार्च 2013 को अमल में आया और 5 जून 2013 को वो अपने मनसब से सुपुर्दोश हुए। चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने साबिक़ चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर 1 जून 2018 से 18 अगस्त 2018 तक मुल्क का इंतज़ाम संभाला। और इस तरह जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं वो मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म होंगे। सैफुल्लाह अब्रो साहब, यही सवाल आपसे। अब मामला ये है कि खुद जो इत्तेहादी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, चाहे वो PMLN हो, वो अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर चुके हैं कि 6 महीने कम अज़ कम मिनिमम इलेक्शंस नहीं होते। ऐसे में आपको लगता है कि ये भी इसी माइंडसेट के साथ आएंगे अनवारुल्लाह काकड़ साहब, या उनकी कोशिश होगी कि जो उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना वो करा पाएँ, या इलेक्शन कमीशन के जरिए कराना? तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन है। जी देखिए जी, बात यह है कि काकड़ साहब लाजमी जाएंगे इस पे कि वो इलेक्शन टाइम पे हो,
लेकिन नून लीग की तो देखें ना, डे वन से कोशिश है कि उनको इक़्तिदार चाहिए ना, वो इक़्तिदार में जाना, इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। आपने देखा कि पहले उन्होंने अनाउंस किया कि 9 अगस्त को असेंबली तोड़ते हैं, उसके बाद आपने देखा उन्होंने एक दिन पहले किया CCI की मीटिंग की, इलेक्शन जो है नए कंसेंसस पे होने, सेंसस पे होने चाहिए। तो आप देखें कि ये इनकी पहले से कोशिश है, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की इलेक्शन टाइम पे ना हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह काकर साहब कोशिश करेंगे कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अगर हो सकता है, अगर वो इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का कोई इशू हुआ तो मे बी वो 2 महीने आगे भी बढ़ जाएं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो नून लीग की प्लानिंग थी कि इलेक्शन में हम न जाएं, जैसे पंजाब में और KP में उन्होंने कब्जा किया हुकूमतों पे, एज अ केयरटेकर गवर्नमेंट अपने लोग लगाए, उनकी कोशिश थी कि यहाँ भी केयरटेकर सेटअप उनका आ जाए। अभी देखते हैं, PM तो आ गए हैं, लेकिन आगे कैबिनेट में देखते हैं क्या होता है। जनरल साहब, आपकी तरफ आती हूँ यही सवाल लेकर कि जो ये इंप्रेशन है कि जी जो इत्तेहादी जमातें हैं, खासकर पीपल्स पार्टी नहीं, नून लीग, वो नहीं चाहती कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर, थोड़ा सा उनको टाइम चाहिए या वो एक्सटेंड कराना चाहते हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी? अपना ज़ाती नुक्ता नज़र हमेशा से ये रहा है कि 2 चीज़ें होंगी जब ये अनाउंस हुआ है। एक तो PDM में आपस में फूट पड़ेगी इसमें, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ज़िद हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ सकते हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलकर जब इलेक्शन के लिए जाएंगे तो इनके मसाइल होंगे। दूसरी चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है, देखिए अगर ये PDM ने जिस तरीके से महंगाई छोड़ के जा रही है, इनके पास पब्लिक के पास जाने के लिए नैरेटिव क्या है, पब्लिक को क्या बताएंगे कि हमने क्या किया, क्यों हमने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, उसके बाद हम क्या कर सके, जो 16-17 महीने हुकूमत में रहे, क्या कारनामे से अंजाम दिए जिसकी वजह से अवाम उनको दोबारा पजीराई दें। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो शायद PDM की कोई जमात भी उसका जवाब देने काबिल नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा इशू जो पढ़े लिखे लोग इनसे पूछेंगे और पूछना चाहिए भी इनको कि देखिए आइन एक है पाकिस्तान का, आपको पसंद हो या ना हो, उसकी कुछ प्रोविजंस आपके सूट ना करती हो, लेकिन आइन तो है ना, उसके ऊपर आपने अमल भी करना है। 2 सूबों की हुकूमतें गए हुए कितना अरसा हो गया हमने, और वहां पे तो इलेक्शन नहीं करा सके, इसलिए नहीं कराए गए कि PDM को सूट नहीं करता था। PDM हमेशा से कह रही थी कि भाई इकट्ठे होंगे इलेक्शन, भाई इकट्ठे क्यों होंगे, आइन में तो उसकी कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप ये बताइए ना, अगर लेट से कल को सिंध की असम्बली इलेक्शन होते हैं, ये सिंध वाले अपनी असम्बली डिसॉल्व कर दें अगले दिन, किसी वजह से भी कर दें, उनको रोक तो नहीं सकता ना, कोई आइन में ऐसी रोक टोक है नहीं है। तो इनका क्या ख्याल है, अगले 4 साल और 364 दिन सिंध बगैर रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत की होगा ही सारा? ये तो बहुत बड़े इशू खड़े कर गए लोग, खुद आइन में इतनी झोल पैदा कर दी है इन्होंने अपने मकासद को सूट करने के लिए। क्या वो आइन कोई वो जो एक सिस्टम होना चाहिए था, उसमें लोगों का एतमाद बहुत कम रह गया है। अब इन सब चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आपको ये नजर आता है कि जब ये CCI इकट्ठी बैठी है यहाँ पे, जहाँ फिर 2 सूबों के रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत नहीं थी, यहाँ पे प्रिंसिपल फैसले होने हैं, तो वो केयर टेकर फैसले करेंगे तो क्या वो अवाम को कबूल हो जाएंगे? दूसरा इशू ये है कि कल को ये चैलेंज हो जाएगा, अदालत में चैलेंज होगा, तो क्या ये स्टे करेगा, ये स्टिक करेगा? ये जान के सब कुछ किया है इन्होंने, इसलिए कि अब ये अदालतों में किस तरह रहेगा, ये इस दौरान अपने लिए कोई नैरेटिव बनाने में कामयाब हो जाएंगे और अपने लिए कोई ना कोई दास्तान लेके पब्लिक में जाएंगे, तभी तो कोई इलेक्शन लड़ेंगे ना ये, वरना कैसे इलेक्शन लड़ेंगे PDM वाले? ये बहुत बड़े सवाली निशान है। ठीक है, कैसे इलेक्शन लड़ेंगे PDM वाले, बिलखुसूस नून लीग? मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, ये सवाल उठ रहे हैं और ये इल्ज़ाम लग रहा है, ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे नहीं लग रहा, दीगर इत्तेहादियों पे नहीं लग रहा, लेकिन आप पर लग रहा है कि आप नहीं चाहते थे कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हो, क्योंकि आपके पास नैरेटिव नहीं है। नवाज शरीफ साहब की वापसी अभी कोई उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये गैर आईनी अमल है, उसके बावजूद आप ये कर रहे हैं, या ये इल्ज़ाम आप पे लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये सियासी बातें, आइन में एक ये नहीं लिखा कि जब कोई असेंबली टूट जाए तो उसमें जरूर ये लिखा है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन साथ और भी बड़ी चीजें हैं जिसमें यानी जानबदाराना और फेयर इलेक्शन हो। किस तरह मुमकिन है कि मरकज में गवर्नमेंट हो और प्रोविंशियल में इलेक्शन हो रहे हैं और वो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी और जो इलेक्शन हारेगा वो इल्जाम नहीं लगाएगा? सर माजरत के साथ, ये आपका काम ही नहीं था। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, जो आइन के अंदर है, आइन पे भी आते हैं। किस तरह मुमकिन है कि जब हमारी हुकूमत थी, सूबों में अगर इलेक्शन होते, जो आता वो कहता जी कि ये तो हुकूमत ने इसमें धांधली की है और ये मुतनाज़ा बनते इलेक्शन। आइन ये भी कहता है कि बिल्कुल गैर जानबदाराना वहाँ सेटअप हो। मुझे ये बताएं किस तरह हो सकता था? अभी ये सारे लोग
लीडर ऑफ अपोजिशन पे इतराज कर रहे हैं। खुद असेंबली इन्होंने छोड़ी, इस्तीफे दिए, भाग गए असेंबलियों से, और लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह बैठते और अपना आईनी हक इस्तेमाल करते। इन्होंने तो इस जमहूरी निजाम को तबाह करने की पूरी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पीडीएम ने नाकाम। दूसरी बात सुने, देखिए हमारे पास नैरेटिव है, ये तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दाने पे लेंगे। एक जो लीडर है वो फैसले करता है और बाकी सारे उसके पीछे इस तरह खड़े हो जाते हैं कि उनके मुंह में जबान ही नहीं है। अगर इनका नैरेटिव कोई होता तो इनके चीफ मिनिस्टर्स इनको छोड़ के जाते। अच्छा सर, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात दुरुस्त होगी। मेरी बात सुनिए। अभी आप देखें, IMF का एक जो इन्होंने मुआहिदा किया था उसको ये पूरा नहीं कर सके, उन कंडीशंस को तोड़ा। इंटरनेशनल जो मालियाती इदारे हैं उनके सामने पाकिस्तान को डिफॉल्टर मुल्क की तरह खड़ा करके रख दिया। ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुई हैं। ठीक है, अब मेरी अर्ज सुन लेना सर, मेरी अर्ज सुन। मायूस थी, उसमें उम्मीद की किरण पैदा हुई है। ये कौन से आइन की बातें कर रहे हैं? आइन में तो ये भी लिखा है कि बिल्कुल गैर जानबदाराना इलेक्शन हो। सर तो आपने एक सेकंड, आइन में अगर ये भी लिखा है और आइन में अगर ये भी लिखा है तो आपने पिक एंड चूज किया है। रह गए शफाफ और गैर जानिबदाराना। सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए ना, गैर जानिबदार हो, शफाफ हो। सर ये काम इलेक्शन कमीशन का था, ये उनका काम है, ये उनका मैंडेट है कि वो गैर जानिबदार कराएं। जी बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है। उनको अच्छा। ये जिम्मेदारी, मुझे ये बताएं कि जब पिछली दफा इनको इलेक्ट किया गया था 5 साल के लिए किया गया था कि नहीं किया? चले मैं आपको बताती हूँ, जरा मैं असेंबलियों से इस्तीफे क्यों दे? अच्छा बिल्कुल ठीक है, आपके इल्जामात बिल्कुल दुरुस्त हैं। जिन्हें से मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, क्या अनवारुल्लाह काकड़ साहब की तकर्री पर या नामजदगी पर या उनके इंतखाब पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, क्योंकि ना तो वो आपका तजवीज़ करदा था ना वो PMLN के तजवीज़ करदा थे, इतने सालों इतने महीनों की मुशावरत, और अगर राजा रियाज नाम साहब के ही करना था तो फिर क्या कहेंगे सर? कहाँ से नाम आया, किसने नाम दिया, राजा साहब ने दिया, क्यों दिया, क्या, ये बात की बात है। ये रियली इश्यूज है। मेन इशू ये है कि जो शख्स का नाम आया है तो वो कैसी शख्सियत है। मेरी जमात के बारे में तो मैं अभी नहीं कह सकता कि मेरी जमात किस पे क्या राय है, लेकिन और वो मनफी भी नहीं है, लेकिन मेरी जाती राय में अनवारुल हक काकड़ बड़े तदब्बर वाले समझदार आदमी है, मामला फहम है, चीजों का फहम रखने वाले और अच्छी तरीके से चीजों को प्रेजेंट करने वाले हैं, और जवान आदमी है। और उनका कोई इलेक्शन के हवाले से ना, खास तौर पे केयर टेकर वज़ीर आज़म को हमेशा हम इलेक्शन के नुक्ता नजर से देखते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर उनका क्या रोल होगा। एग्जैक्टली। मेरी नजर में वज़ीर आज़म का इलेक्टोरल प्रोसेस पे कोई असर नहीं है। जो वज़ीर आज़म जमातों से होते हैं, अगर किसी सूबे में उनकी जमात की हुकूमत हो, मरकज में हुकूमत हो, तो उनकी चीजों के ऊपर कमांड और तरह होती है। जहां पे ऐसी सूरत हाल नहीं है, लिहाजा ये कोई बड़ा रोल इनका इलेक्टोरल प्रोसेस पे नहीं होगा। अच्छा हाँ, जिन हालात में, यस वो इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही हमारे जो जावेद अब्बासी साहब है, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, उनको मैं यही अर्ज करने की कोशिश कर रही थी। बट एनीवेज कायरा साहब, आपने कहा कि ये सेकेंडरी है कि नाम कहाँ से आया, किसने दिया, तो क्या आपको ये शकूक व शुबात हैं कि ये खुद राजा रियाज साहब ने नहीं दिया या उनको किसी ने दिया होगा? नहीं, आपने जब अपने सवाल का आगाज किया तो आपने कहा ना ये नाम राजा रियाज साहब ने दिया, ये वजीर आजम ने दिया, जमातों ने दिया, तो मैंने कहा जहां जिसने भी दिया ये मैटर नहीं करता, देखना यह है कि बंदा क्या। अच्छा ठीक है, ये बता दें सर, पीपल्स पार्टी ने कौन कौन से नाम दिए थे प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के लिए? मेरे इल्म में नहीं। सर आपके इल्म में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों उस कमेटी का मेंबर नहीं था। मैं आज मुस्ता में हूँ और लीडरशिप से इस मौजू पे कोई बात भी नहीं। जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आप लोग की तरफ से नहीं आया था? मेरे इल्म में नहीं है, बिल्कुल। मैंने भी आपकी तरह सुना जरूर था, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। आप आसानी से कह सकती हैं, मैं जब कहूंगा तो फिर मेरे माने बदल जाते हैं, लिहाजा जब तक मेरे पास तस्दीक ना हो मैं नाम नहीं कह सकता। अच्छा चले, बिल्कुल ठीक है। अब सर मामला ये है कि चले एक मरहला तो कम अज़ कम हुआ, अब उसके बाद कैबिनेट आएगी, उस पर भी नाम हो रहे हैं, ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर अपना प्रोग्रेटिव है। असल मामला जो है वो इलेक्शन का है।
और पीपल्स पार्टी इस चीज़ के लिए जहनी तौर पे तैयार है कि इलेक्शन 6 महीने भी डिले हो सकती हैं, 10 महीने भी हो सकते हैं, साल भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, जो स्पेकुलेशन इस्लामाबाद में चल रही है। ऐसा कोई स्पेकुलेशन का निज़ाम नहीं होना चाहिए, मेहरबानी करें। बड़ी स्पेकुलेशन थी कि असेंबलियों की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, हमने कहा था नहीं बढ़ेगी। बड़ी स्पेकुलेशन थी कि पता नहीं क्या तमाशा लग जाएगा, इमरजेंसियां लग जाएंगी, हमने कहा था नहीं लगेगी, नहीं होगा। मेहरबानी करें, ये जो स्पेकुलेशन से एक मायूसी की लहर उठती है कि जी साल हुकूमत आगे चली जाएगी, 2 साल चली जाए, क्यों चली जाए? इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल बनी है, मरदमशुमारी का अमल जो कि जारी था और उसने टाइमली कंक्लूड हो जाने की सूरत में ये बिल्कुल तय था कि इलेक्शन अपने वक्त पे होगा, लेकिन जब मरदमशुमारी का अमल डिले हुआ उसके नतीजे में, अब ये भी आपको याद है कि पिछली मरदमशुमारी 2017 की जिसपे 2018 का इंतखाब कराया गया, उस पे जमातों का इत्तेफाक नहीं था। उसको उसी वक्त तय किया गया कि ये इंतखाब तो कराएंगे, लेकिन अगले इंतखाब से कबल 2023 के इंतखाब से कबल इंतखाब से अपने मरदमशुमारी करा के नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाब होगा। वो भी वादा था, वो भी फैसला था कौमी क़यादत का, वो भी पूरा होना था। अच्छा चलिए, आप ज़हनी तौर पे कितने डिले के लिए तैयार हैं? मैं समझता हूँ जी कि दोनों आइन के तकाजे हैं, दोनों पे अमल दरामद करने के लिए अब ये होना चाहिए कि मिनिमम डिले वो ऐसे हो सकता है कि 4 महीने इलेक्शन का हल्का बंदियों का टाइम है, वो इलेक्शन कमीशन उसको मिनिमम टाइम में लेके जाए, 3 महीने कोशिश कर ले, और जो अगला इलेक्शन का प्रोसेस है वो 50 दिन के अंदर। तो ये कोई 1.5 महीने, अपने कोई महीने 1.5 महीने का डिले तो जो है वो समझ आ जाएगा, लेकिन उससे बियॉन्ड जाने की कोई रीजन नहीं। फरवरी तक मतलब मैक्सिमम। अच्छा, तो इसार डार साहब कह रहे थे वैसे सेनेट के इलेक्शन के लिए भी जरूरी नहीं है कि उससे पहले असेंबली के इलेक्शन हो। कौमी असम्बली के इंतखाब नहीं, सेनेट का तो जो सेनेट की 2 सीटें हैं जो कौमी असम्बली से होती हैं, जो तो साथ ही होंगे ना सर इलेक्शंस तो पूरे मुल्क मैं वही अर्ज करूँ ना कि अगर 2-3 सीटें ना भी हों, लेकिन सूबों की सूबाई इंतखाब भी तभी होने हैं, एक दिन में इंतखाब होने हैं, तो सूबाई इंतखाब होगा तो सेनेट मुकम्मल होगी। तो सेनेट के इंतखाब से पहले कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियां बन जाएंगी। वैसे भी इससे बियॉन्ड जाने की कोई रीजन है नहीं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच कायरा साहब। अच्छा जनरल साहब, इससे बियॉन्ड जाने की रीज़न है नहीं, लेकिन चूंकि ये मेंटली तौर पे प्रिपेयर थे तो उन्होंने निगरा जो सेटअप है उसको इन्होंने एम्पावर भी किया, उसको मजीद इख्तियारात भी दिए, जो डे टू डे अफेयर थे उससे ज़्यादा बढ़कर दिए। अब ये इलेक्शन आगे भी ले जाना चाहते हैं। कितना बड़ा चैलेंज होगा आप समझते हैं नए जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे काकड़ साहब उनके लिए? देखिए, हमें दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान के मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, और काकड़ साहब के सामने चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। वो तो आज तो खैर खुश होंगे, डेफिनेटली बहुत बड़ा एजाज है उनके लिए भी, लेकिन इनके लिए चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। एक तो जो लीगल चैलेंजेस की हम बात कर चुके हैं पहले, वो भी हैं उनके पास। फिर देखिए पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है, इसमें जो फैसले करने पड़ेंगे उनको, क्या वो कर सकेंगे? इसके वो फैसले जो होंगे क्या वो किसके खाते में पड़ेंगे? वो देखिए ना, अभी आप जिस तरीके से हमारे पेट्रोल की कीमतें, बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं, जो और तो बढ़ानी पड़ेंगी आपको, जो स्पेकुलेशन चल रही हैं तो वो किसके खाते पड़ेंगी? चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। टेररिज्म देखिए सर उठा रहा है, और अफगानिस्तान के साथ मामलात को बेहतरी की ले जाने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो इन मामलात को मेरा ख्याल है सबसे बेहतर समझते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकेंगे। दुनिया के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, उनके मामलात देखिए ईरान के साथ हैं, अभी अपने खास खुद तो अनाउंस नहीं किया, गैस पाइपलाइन का मंसूबा कटाई में पड़ा हुआ था, वो शायद ये खत्म कर दिया उन्होंने। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? फिर जो एक बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है, जो आर्मी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ली है, जिसके जरिए उन्होंने जो दूसरी जो एक स्पेशल सिस्टम के जरिए वो पाकिस्तान की इकॉनमी को ऑन ट्रैक लाना चाह रहे हैं। उसमें देखिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, बाहर से भी लोग आएंगे, उनसे मिलना है, उनके साथ फैसले करने हैं, क्या वो जो मुआहदात साइन होंगे उनकी लीगल वैल्यूज क्या होगी, कैसे चलेगा आगे। आर्मी ने फैसले करने, बहुत बड़े बड़े चैलेंज। जी आर्मी ने नहीं, आर्मी ने तो वो एक नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आर्मी ने तो बहुत बड़ा चैलेंज, आर्मी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज कबूल किया आर्मी ने। आपने कहा जिम्मेदारी ली है उन्होंने बहुत बड़ी। अच्छा जी, वो इतनी बड़ी जो काउंसिल बनाई गई जिसमें
चीफ आर्मी स्टाफ खुद मौजूद थे, फिर ग्रीन पाकिस्तान में खुद चीफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे। तो इसको कामयाबी की तरफ लेके जाने के लिए आर्मी ने देखिए अभी स्ट्रक्चर भी काफी सारा ऑन ग्राउंड आ गया हुआ है, इसको फंक्शनल बनाना है, इसके जरिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाना है, बाहर से जो लोग आएंगे उनको अकोमोडेट करना है, उनके ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं अनवार उल काकर साहब के लिए। इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो ये इतने बड़े फैसलों ने करने हैं और इन फैसलों में देखिए जी 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 सर, सॉरी टू इंटरवीन यू, बट मैं ब्रेक ले लूँ सर, और ब्रेक से वापस आती हूँ। तो सवाल ये है, चले ठीक है ये चैलेंजेस हैं, क्या मुस्लिम लीग नून को इस चीज़ का अंदाज़ा था जिसकी वजह से उन्होंने जो केयर टेकर सेटअप है, जो इंटरम सेटअप निगरान सेटअप, उसको मज़ीद एम्पावर किया, उसको मज़ीद इख्तियारात दिए हैं, सिवाय डे टू डे अफेयर नहीं, उसके अलावा भी उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या वो समझते थे उससे, क्योंकि ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो ये डिसीजन हुआ उससे पहले ये लेजिस्लेशन हो चुकी कि आप एम्पावर कर रहे हैं केयर टेकर सेटअप को, उसकी क्या वजूहत थी? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जनरल साहब प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जनरल साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ क्योंकि आज सुबह एक और रिवायत कायम की, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक फेयरवेल मीटिंग रखी और तमाम जर्नलिस्ट को, बहुत सारे एंकर्स को उसमें इनवाइट किया। आई वाज आल्सो देयर, जहाँ पे ये खबर भी बनी कि जी उन्होंने कहा कि मैं तो पिछले 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि मुझे इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि सवाल एक ये उठा था उनसे कि ये इंप्रेशन है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और अब आप एक पे, उन्होंने कहा कब नहीं था। तो ये बात कहना कि जी मैं तो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ एक सियासतदान के लिए, आप इस कमेंट को या इस एतराफ़ को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि शायद सियासी तौर पे इसके बाद उनका सफ़र ज़्यादा जारी ना रह सके, क्योंकि इस किस्म के इतराफ़ात एक सियासतदान को, वो भी जो वज़ीर आज़म भी हैं, हमारे पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं पंजाब के काफ़ी दफ़ा, तो उनके मुँह से इतराफ़ सजता नहीं है। एक तरह से ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पर भी। बदकिस्मती है ये हमारी कि सोच समझ के बात नहीं की उन्होंने। मुझे इससे ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि ये बात उनको करने के काबिल थी ही नहीं, बात करनी चाहिए भी नहीं थी उनको। अब देखें जब सारी दुनिया में ये फैलेगा तो फिर ये इल्ज़ाम, तो फिर ये बार बार जो दुनिया बात कर रही है कि इनको लेके कौन आया, क्या किया, सारा कुछ ये वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये उनको बात करनी चाहिए नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने की है दानिस्ता तौर पर, इसका फॉलो अच्छा नहीं होना चाहिए इसका, क्योंकि आम पब्लिक में अब ये क्या तासुर दे रहे हैं हम इसका? ये तासुर ये देना चाह रहे हैं ना कि जो आम तौर पे जो सोशल मीडिया में शोर मचता रहता है, और उसका अगर ये उसको मतलब तकलीफ पहुंचाएंगे तासुर को, तो नुकसान किसका होगा? बस हमारे सियासतदानों का बात तो सही है, लेकिन ये पहली दफा नहीं हुआ है सर। आप जानते हैं कि एक तो ये कि ये इंप्रेशन शहबाज शरीफ साहब के साथ जुड़ा हुआ है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और ये हमेशा से है, पहले से नहीं है, मुशर्रफ साहब के ज़माने से है कि ये इनका रोल डिफरेंट होता था, नवाज शरीफ साहब का रोल डिफरेंट होता था। इन्होंने तो यहाँ तक बात की कि लोग ये कहते हैं, लोग मुझे ताना देते हैं, भी कुछ अर्से पहले उन्होंने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, मुझे इस पर कोई एतराज़ भी नहीं है, मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। एक इन्होंने ये की, फिर वो भी लोगों ने बड़ा किया कि जी आप 12 कहूँ का जो बाईपास है उसका आप इनाग्रेशन कर रहे हैं और आप क्रेडिट जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग इसको इस पैराए में भी देख रहे हैं कि ये कोई अपनी जॉब एप्लीकेशन दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आप देख लीजिए, क्या आप समझती हैं कि एक जो शख्स जो चीफ मिनिस्टर भी रहा है, इतना एक्सपीरियंस है, उसको ये बात करना मुनासिब है? वो अपने लिए इसको बैज ऑफ ऑनर समझते हैं? क्या ख्याल है किसी सियासतदान के लिए कि ये बैज ऑफ ऑनर होगा? इसलिए मैं इस नुकसान से देख रहा हूँ ना। और हाँ, ये बात सही है कि वो और इसमें एक और भी मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा से ये दोनों भाई मिलके ही काम करते हैं। अगर एक आदमी गुड कॉप के तौर पे चलता है, दूसरा बैड कॉप के तौर चलता है। एक आदमी मामले बिगाड़ने में माहिर है, दूसरा मामला बेहतर करने में माहिर है, तो ये दोनों मिलकर साथ चलते हैं। आप देखिए ना, कोई इंडिपेंडेंट तो कभी इन्होंने दोनों में से किसी ने फैसला नहीं किया। ये बाय डिजाइन ये करते हैं जी, बाय डिजाइन करते हैं। और ये सारा कुछ जो ये बातचीत है, ये बाय डिजाइन हो रही है। मैं जाती तौर पे मैं बड़ा अपसेट हूँ कि उन्होंने ये बात क्यों करनी नहीं चाहिए। ठीक है सर, एक और आखिरी सवाल, नवाज शरीफ साहब की वापसी आपको वो आते दिख रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए तो कहा जाता था ना कि उनकी मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि ना मकबूलियत है ना कबूलियत है। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो नून लीग का अपना मसला है
उनको किसी ने जबरदस्ती तो बाहर भेजा नहीं था, वो खुद गए थे। जब भी गए हैं उनसे अभी भी बड़ी कोशिश करके वो गए हैं वहां से। सेहत के इस मामलात की जो बात चली थी वो तो कोई बात नजर नहीं आई, न ऐसी कोई रिपोर्ट्स आई। हमारे निज़ाम अदल भी इसमें मजाक बन कर रह गया। अब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे, उनके मुकदमात तो हैं, उनको शायद तो लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसकी तरफ वो आना चाहते नहीं है। और दूसरा देखिए, फिर मैं वही बात करूंगा, नून लीग बिजात ये पीस पार्टी ने बहुत बड़ा कार्ड और बड़ा अच्छा कार्ड खेला कि एनसीएम तो हो गया, उसके बाद जो सारा बार था इस सारे का उसको लेके चलना नून लीग ने कबूल किया। और नून लीग का जो एज ए होल अगर आप देखते हैं जो पीडीएम की हुकूमत का रोल, तो जितने भी नेगेटिव्स हैं वो सारे नून के खाते में आए हैं। अब जो मर्जी वो बात कर लें, तो ये इस तरह सियासी मैदान में जाना नवाज शरीफ साहब के लिए आसान नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब की कबूलियत है, नवाज शरीफ साहब की कबूलियत का मैं नहीं जानता, फ्रैंकली मुझे नहीं पता कबूलियत है कि नहीं है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई की जहाँ नहीं थी वहाँ है। देखिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं तो प्रिवी नहीं हूँ ऐसी बातचीत का, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि नवाज शरीफ साहब नून लीग के वोट विनर नवाज शरीफ साहब हैं। अगर वो नहीं आएंगे इलेक्शन में, कैंपेन को लीड नहीं करेंगे, तो नून लीग के लिए मसाइल बहुत बढ़ेंगे इस सिलसिले में। अगर आते हैं और कुछ जेल जाना पड़ता है। चौथी दफा वजीर आजम देख रहे हैं? मैं नहीं, ख्याल नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ। आप नहीं देख रहे। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और गुफ्तगू कर रहे थे हम जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब से, और आखिर में जो उन्होंने बात की वो रिपीट किए देती हूँ कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से तो वो कंफर्म नहीं है, लेकिन उनको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनता एटलीस्ट नहीं देख रहे। बाकी रह गए अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो कि नए पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, उनको हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। और बड़े अरसे बाद एक ऐसी खबर सुनने को मिली है जिस जो कि गैर मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर सामने आए हैं, तमाम ही हलकों के लिए वो काबिल कबूल भी हैं, और नेक तमन्नाएँ भी और दुआएँ भी कि अब अच्छी अच्छी खबरें मुल्क में सुनने को मिले। प्रोग्राम से नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।